तो गुड आफ्टरनून सबको। कैसा लग रहा है लॉ? बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, यूनिट नंबर 2 चल रहा है हमारा। अभी पिछली क्लास में बस ओरली हम लोगों ने बात करी है। मैंने आपको यूनिट नंबर 2 को सिर्फ ओरल यानी कि वर्बली समझाया। तो सबसे पहले अपनी उसी आदत पे काम करते हैं। आदत हमारी कौन सी है? पहले की रिवीजन। तो थोड़ी सी लंबी क्लास लूँगा आज, हल्की सी, 10-15 मिनट ज़्यादा। तो उस 10-15 मिनट का फ़ायदा उठाते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एक यूनिट नंबर 1 जो पहले पढ़ा है उसको याद कर लेते हैं, फिर यूनिट नंबर 2 में जो बताया था वो, फिर आज की क्लास को हम शुरू कर देंगे। यूनिट नंबर 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। टोटल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 पढ़ने, 4 यूनिट्स, नॉट चैप्टर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू कब हुआ था? 1 जुलाई 1930 को शुरू हुआ। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7th चैप्टर हुआ करता था, अभी सेपरेट कर दिया। 4 यूनिट पढ़ने। यूनिट नंबर 1 कहता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले आप लोग गुड्स की बात करते हो कि गुड्स का मतलब क्या होता है। तो बेटे गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स shares, stocks, growing crops or trees which are forming part of land and agreed to severed from the land। यही था। लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं होती है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता। ये दोनों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पार्ट है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क गुड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताया। तो बेटे मेरे गुड्स कितने टाइप के होते हैं? गुड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, और एक होता है कंटिंजेंट गुड्स। बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होता है। फ्यूचर गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं होता, फ्यूचर में बनेगा। और कॉन्टिंजेंट गुड्स मीन्स द गुड्स जिसका डिलीवरी जो है वो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। ये सब ओके था। फिर मैंने आपको एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बताया। तो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एज सर्टेन गुड्स, और एक स्पेसिफिक गुड्स मीन्स द गुड्स जो आइडेंटिफाइड और एग्रीड होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसर्टेन गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले बन जाता है, बाद में एसर्टेन करते हैं। और अनसर्टेन मतलब बल्क में रखी हुई चीज है, उसको बल्क में जब होती है तो अनसर्टेन, बल्क से निकालो तो एसर्टेन। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हुई। सेक्शन नंबर 4 ये बात बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब। ये अच्छा किया तुम आगे बैठ रहे हो, 1-2 क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो तुम नहीं, तुम हाँ, ये गायब है। मैं तो इसको इसकी तरह समझ रहा हूँ। 1-2 क्लास से मैं डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन आप लोग फ़ोन क्लास में कोई भी बंदा यूज़ नहीं करेगा जब तक अर्जेंसी ना हो। अर्जेंसी हो जाए तो बता देना, मैं मना नहीं करूँगा, बात कर लेना बाहर जाके, कहीं यहीं सारी अर्जेंसी खुल गई है ना जी। तो अगली बात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स व्हेन वन पर्सन, और वो वन पर्सन कौन होता है? सेलर, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। तो इसकी भी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। फिर हमने बात करी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर। ठीक है जी। फिर कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े। डिफरेंस नंबर 1, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो बेटे सेल में और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में फ़र्क ये होता है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होती है। सेल में गुड्स कौन सा इन्वॉल्व होगा? ओनली एग्जिस्टिंग गुड्स। और एग्रीमेंट टू सेल में, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कौन सा होता है? तो एग्जीक्यूटेड होता है, और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी। सेल में बायर पे राइट है जस्ट इन रेन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और एग्रीमेंट टू सेल में राइट अगेंस्ट द
सेलर ओनली। डन। अगर सेल के केस में गुड्स की कस्टडी सेलर पे है और बायर इतनी देर में इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर का लिक्विडेटर वो क्या करेगा, कुछ पेमेंट अगर प्रोपोर्शनेट बची हो तो वो पेमेंट दे देगा और सामान वापस ले लेगा, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो सामान वापस नहीं ले सकता लिक्विडेटर, अगर इंसॉल्वेंट हो गया बायर तो। क्लियर था यहाँ तक? इसके बाद हमने दूसरा डिफरेंस पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। बेटे मेरे, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? ये एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि हायर परचेजर होता है, जो कि रेंट पे लेता है कोई गुड्स, वो भी हायर वेंडर से। अब जिसने रेंट पे लिया है, क्या वो उस गुड्स का मालिक बन गया? नहीं जी। कब बनेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। लेकिन सेल में इमीडिएटली बन जाते हैं। सेल में जो सेलर होता है वो गुड्स की कस्टडी इमीडिएटली भी दे सकता है और फ्यूचर में भी दे सकता है। लेकिन सर हायर परचेज में गुड्स की कस्टडी ऑलवेज कब दी जाती है? इमीडिएटली दी जाती है। सेल के अंदर बायर पे, सॉरी सेलर पे जो है, सेल के अंदर बायर पे राइट होता है जनरली, वो गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता जनरली। लेकिन हायर परचेज में गुड्स को रिटर्न, सेल में बायर अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है, जिस मर्जी को बेच सकता है क्योंकि वो ओनर है। और हायर परचेज में गुड्स का रीसेल, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला बताया मैंने डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो पहले बेलमेंट का मतलब बताया था। तो बेटे यस, बेलमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन को कहते हैं कस्टडी बाय वन पर्सन, और जिसकी तरफ से वो कस्टडी जा रही है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको कस्टडी मिल रही है उसको कहते हैं बेली। बेलमेंट का मतलब ये होता है। अब क्या फर्क है सेल में और बेलमेंट में? तो सर बहुत फर्क है। सेल में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और बेलमेंट में ओनरशिप का प्रश्न एप्लीकेबल नहीं होता। ये ओके पहला। दूसरा, सेल के अंदर सेल ना ऑलवेज नॉन ग्रेचुअस होता है। ग्रेचुअस मतलब जहां पर आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, और सेल नॉन ग्रेचुअस होगा। क्यों? अरे भाई सेल में तो प्राइस चाहिए ही चाहिए, और प्राइस का मतलब मनी, मनी मतलब नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। और बेलमेंट ग्रेचुअस भी हो सकती है, नॉन ग्रेचुअस। बहुत एग्जांपल पढ़ रखे हमने इसके। सेल के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, और बेलमेंट में सेल में बायर जो है वो गुड्स को रीसेल, और बेलमेंट में अरे भाई वो उसका मालिक ही नहीं है। ये ओके था। फिर मैंने एक छोटा सा आपको बताया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल। व्हेन द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एक्सीड्स सेल, देन द होल ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई पर्सनल स्किल जो है वो इन्वॉल्व होती है, और पर्सनल स्किल सर सर्विसेज में ही होता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन में अगर पर्सनल स्किल की वैल्यू ज़्यादा है और सेल की कम, मतलब सेल इन्वॉल्व तो है लेकिन इतनी सी वैल्यू है, कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू पर्सनल स्किल, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन को हम वर्क एंड लेबर मान लेंगे। कोई पेंटर, जैसे टीचर, हम लोग टीचर हैं तो हम अगर किताब बेच रहे हैं आपको 300-400 रुपये के नोट्स भी बेच देते हैं, तो वो हमारा काम नोट्स बेचना असल में है ही नहीं। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर वर्क एंड लेबर का, यहाँ तक ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस खत्म हुए। फिर मैंने आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब बताया। बेटे मेरे, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो गुड्स की डिलीवरी 3 टाइप की होती है। एक एक्चुअल डिलीवरी, मतलब फिजिकली एक सेलर बायर को गुड्स दे रहा है। एक सिंबॉलिक डिलीवरी होती है जहां पर सिंबल देते हैं, गुड्स मतलब दे गुड्स ही रहे हैं लेकिन असल में पूरा गुड्स उठाकर नहीं दे रहे, गुड्स से रिलेटेड कोई सिंबल दे रहे हैं। जैसे आपने मुझसे गाड़ी मांगी तो मैंने आपको चाबी पकड़ा दी, तो चाबी इज द सिंबल ऑफ कार। ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स थी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स एक ऐसी डिलीवरी जहां पर एक्नॉलेजमेंट की जाती है, असल में डिलीवरी नहीं होती। ए का माल किसी गोडाउन में पड़ा है, ए ने बी को बेच दिया,
बस गोडाउन के रजिस्टर में ए का नाम काटेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और बी का लिख देंगे, माल वही रहेगा। सही था। फिर आपको मैंने एक पॉइंट बताया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बाय डिलीवरी, डिलीवरी मतलब उठाई दे दी। बाय इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब पेपर जो ओनरशिप का होता है उसमें सिग्नेचर होते हैं सबके। ए ने बी को दिया तो ए साइन करेगा, बी ने सी को दिया बी साइन करेगा, सी ने डी को दिया सी साइन करेगा। साइन होते होते आगे बढ़ते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है ये सब। ओके, यहाँ तक हो गया था। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का काम करते हैं, मतलब जिनको आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोल सकते हो? बेटे वो होते हैं, एक आपका बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट और रेलवे रिसीप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, स्टोर कीपर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं। अच्छा, मेट्स रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, वो कैप्टन के पास एक्नॉलेजमेंट होती है कि कितना सामान है मेरी शिप में। और शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अरे इसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी थे, अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्टी करती है, सेलर करेगा, नहीं तो बायर करेंगे तो थर्ड पार्टी करेगी। एक दो पॉइंट और है वो बाद में। इसका यूनिट 1 ऑलमोस्ट आपका डन हो चुका है। डन है? कैसा लगा भाई? फिंगर्स पे काम, फिंगर्स पे ही करेंगे पूरी लॉ। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी लॉ कंप्लीट जब हो जाएगी पूरी, जब कंपनीज एक्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपकी मैराथन लूँगा, ठीक है? और सब आना हो, एक भी बंदा छुट्टी मत करना, चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, क्योंकि वो पूरा कंक्लूजन होता है। वो मैराथन के अंदर जब बैठेंगे तो 2 मैराथन होगी, एक बड़ी मैराथन जिसमें थोड़ा स्लोली बात करेंगे, और एक मैराथन ऐसी होगी जिसमें बहुत ही फास्ट होगा, फिर छोड़ देंगे, बोले जाओ अब मर जाओ, ठीक है? फिर छोड़ देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो ये अपनी जो लॉ है ये पूरी उंगलियों में होनी चाहिए, फिंगर्स पे। कोई टॉपिक पूछ लो, बिल्कुल बताना, ये नहीं कि मतलब बताना है, एक्सप्लेन करके आएंगे। और कलम आपकी एग्जाम में पूरी चलनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हम लोग इसी बीच में अब क्या क्या करेंगे भाई, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, और जितने भी केस लॉज हमने करे थे किसी दिन बैठकर उन केस लॉज को सीक्वेंसली पढ़ लेंगे। मतलब एक बार को याद दिला दूंगा, चेन्नैया रमैया में क्या हुआ, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर में क्या हुआ, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ में क्या हुआ, एक पार्टनरशिप में आएगा गार्नर वर्सेस मुरे, उसमें क्या हुआ, ये सारे केसेस की बात करेंगे, ठीक है? तो ऐसे जुड़े रहो अच्छे तरीके से, और लॉ को बिल्कुल स्ट्रांग बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, जितना अभी तक किया इसके आगे बढ़े आगे। तो फिर मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया आप लोगों का। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? कंडीशन एंड वारंटी। बेटे मेरे, अब कंडीशन वारंटी क्या कहता है? तो कंडीशन एंड वारंटी का जो यूनिट आपका स्टार्ट है, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल बातें की थी मैंने आप लोगों से, कुछ एग्जांपल्स लिए थे। मैंने आपको बताया भाई, कोई बायर और सेलर जब एक जगह पर मिलते हैं तो गुड्स से रिलेटेड कुछ बात होती है, स्टेटमेंट होती है जो कि एक सेलर बायर को देता है। अगर वो स्टेटमेंट, जिसको कानून के शब्दों में स्टिपुलेशन कहते हैं, STIPULATION, अगर वो स्टिपुलेशन यानी कि स्टेटमेंट जो सेलर ने बायर को दी है वो बायर के पर्पस के लिए एसेंशियल है तो वो कंडीशन है, कोलेटरल है तो वारंटी। और अगर एसेंशियल है जो कि कंडीशन हो गई, और साले ने सेलर ने क्या करा, ब्रीच कर दी, कंडीशन को तोड़ दिया, तो फिर बायर पे कितने अधिकार? वो कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले कैंसिल करेगा, गुड्स को रिटर्न करेगा, अपना प्राइस लेगा और डैमेज लेगा। और वहीं पर जो स्टेटमेंट सेलर ने बायर को दी थी वो कोलेट्रल है, कोलेट्रल मतलब सेकेंडरी। तो अब सिर्फ बायर क्या ले लेगा? डैमेज ले लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो सर क्या होता है, कंडीशन और वारंटी, इन दोनों को मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी तो एक्सप्लेन अभी नहीं किया था, कंडीशन ही किया था जहाँ तक याद है मुझे। कंडीशन 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस कंडीशन और एक, अरे सर एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस मीन्स आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एक्सप्रेस तो हम हज़ारों बात कर सकते हैं या नहीं? भाई मैं अपने कुकर में 10 साल की वारंटी दे दूँ, मेरा मन, कोई कंपनी 1 साल की दे रही है। बिग बास्केट वालों को देख लो, 10 मिनट में डिलीवरी घर में,
10 मिनट में बंदा ये सोचने में लग जाता है क्या सामान लाना है, और आपकी 10 मिनट में घर में डिलीवरी हो जाती है। समझ गया? देख रहे हो फास्ट फॉरवर्ड कितनी होगी दुनिया। ये फास्ट फॉरवर्ड हो रही है कंपटीशन से। जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतनी स्टेटमेंट भी बढ़ रही है, मतलब स्टिपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो एक्सप्रेस स्टिपुलेशन हज़ारों टाइप की हो सकती है, तो हमें एग्जाम में एक्सप्रेस स्टिपुलेशन पढ़नी नहीं है, मतलब एक्सप्रेस कंडीशन नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इम्प्लाइड कंडीशन। मतलब ये वो कंडीशन है जो बायर और सेलर दोनों के लिए सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एजम्पशंस हैं कुछ, और ये एजम्पशंस हर सेल में, इस पृथ्वी में जितनी भी सेल बनी हुई है, पृथ्वी की बात नहीं करते, भारत की बात करते हैं, क्योंकि इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में जितनी भी सेल होगी वहां पर ऑलवेज ये 7 एजम्पशंस कंडीशन की मानी जाएगी। सातों के नाम एक बार, जो कि पिछली क्लास में एक्सप्लेन किए थे फिलहाल, तो एक बार और याद दिला देते हैं। पहला है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, तीसरा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, चौथा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, पांचवा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, छठा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, और सातवां है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। समझ गए? तो ये हमारी 7 बातें हैं। तो इन 7 की 7 बातों को अब हम अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हमारी क्लास, ये अभी जो मैंने कराया ये सब क्या है, रिवीजन। आ जाओ जी, कर लेते हैं आज की क्लास को शुरू। कुर्सी छोटी सी लग रही है क्या आज? हेलो, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। यस, प्लीज कम। टॉपिक क्या है? कंडीशन एंड वारंटी। तो शुरू से ही शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है, पेन देखा है क्या? ध्यान से सुनना। ये कह रहा है इट मीन्स ए स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय सेलर एंड सम टाइम इट मे बी इम्पोज्ड बाय। तो इम्पोज्ड बाय लॉ अभी आगे बताया ना, इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। तो 2 तरीकों की स्टिपुलेशन होती है, एक कंडीशन होती है और एक वारंटी होती है। अब बेटे कंडीशन क्या? इट मीन्स एन स्टिपुलेशन विच इज व्हाट एसेंशियल फॉर मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड कंडीशन इन केस वेयर सेलर ब्रीच द कंडीशन। मतलब सेलर ने जो बात बोली, सेलर अपनी बात से मुकर गया। तो बायर पे कितने अधिकार? 4 अधिकार। राइट टू रिस्काइंड मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर। वारंटी की जब आप बात करते हो तो ये एक ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कि क्या होती है? कोलैटरल फॉर मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इन द केस वेयर सेलर ब्रीच द वारंटी देन बायर हैज ओनली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ओके, मतलब डैमेज ले सकता है। सही है? अब कंडीशन हमारी कितने टाइप की होती है? तो सर 2 टाइप की कंडीशन है, एक एक्सप्रेस कंडीशन और एक। सर एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब इट मीन्स एनीथिंग एग्रीड बाय द पार्टीज। कोई भी चीज जो पार्टी आपस में एग्री कर ले वो स्टिपुलेशन है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं आप लोगों की मैराथन लूंगा। एक मैराथन तो लूंगा ही लूंगा, ये कंपलसरी है मेरी। हर साल हर बैच में मैराथन होती ही होती है। वो चीज़ अलग थी, अभी तक मैं ऑफलाइन लेता था, अब इसको ऑनलाइन भी करेंगे। मतलब तो चैनल पे भी डाला जाएगा, आपके साथ भी शेयर किया जाएगा अगर आप एब्सेंट होते हो, लेकिन होना मत कोई भी। तो क्या ये जो बात मैंने बोली ये मतलब स्टिपुलेशन ही तो है, एक स्टेटमेंट ही तो दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे मैं आपको गुड्स नहीं बेच रहा कुछ, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल कि मैं एक स्टिपुलेशन दे रहा हूँ कि मैं आपको 8 घंटे की मैराथन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अच्छा बताओ, वो मैराथन आपके लिए एसेंशियल है या कोलेट्रल? एसेंशियल है भाई, सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। अगर मैं जैसे बात करूँ पूरा 5 के 5 चैप्टर होगी तो हम यहाँ पर 8 घंटे के आसपास बैठेंगे। अरे मज़ा आएगा, यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा।
8 घंटे कब बीत गए। उसी हिसाब से भी मेरी भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप टेंशन मत लो, बहुत 12 साल हो गए करते हुए। तो 8 घंटे से 9 घंटे का समय लगता है। कह रहे सर फिर बढ़ा दिए घंटे तो मैंने तुम्हारी शक्लें देख के तुम्हारा लंच देख लिया था मैं कहा अच्छा लंच है तो 1 घंटा और बढ़ा दो। तो ये तुम्हारे लिए एसेंशियल है। अब ये चीज़ जो तुम्हारे लिए एसेंशियल है, तो मैंने ये वादा किया और वादा नहीं निभाया, तो यार ये तो गलत है। फिर आपके पास 4 अधिकार है बेटे, वो कूटने वाला 5वां अधिकार है, वो नहीं, वो ना कर। मैं शरीफ आदमी हूँ, खा मगा के कूट रहा। 4 अधिकार है, ठीक है, वही 4 अधिकार जो अभी बताए मैंने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोलेट्रल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कोलेट्रल होती है। कोलेट्रल पे एक ही अधिकार है, सही है। एक्सप्रेस कंडीशन हजारों टाइप की हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें वो नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है इम्प्लाइड कंडीशन। तो इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी होती है? इट मीन्स इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल द बायर्स एंड सेलर। ये सबके लिए कॉमन है। मैंने क्या बोला, इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन होगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में, पक्की बात है वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन की अगर बात होती है तो यही 7 पॉइंट वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। तो पहले एक बार सुन लेना, वैसे तो थोड़ा सा बता दिया लेकिन अब सुनना। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है कि बायर ऑलवेज एज्यूम करता है गुड्स खरीदते वक्त कि सेलर जो है वो गुड्स का क्या है। मान लो कि बायर ने गुड्स खरीद लिया, अपने घर चलाया, सेलर ओनर नहीं था, और इसकी वजह से बायर को जो है बाद में मान लो पुलिस ने पकड़ लिया या ट्रू ओनर ने पकड़ लिया, बड़ी महफिल में गालियां दी 20-50 बंदों के बीच में, चोर। कितना बुरा लगता है तुम्हें कोई बोले चोर, है ना ये। तो ये बड़ा दुखदाई सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए। तो ऐसे में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम अगेंस्ट में जा सकते हो, किसके? उसी सेलर में, और वही 4 राइट का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने क्या किया, कंडीशन एज टू टाइटल पहला, here the buyer assume that seller is the owner of the goods and if seller is not owner then it will be called breach of and buyer gets 4 right। तो देखो यहाँ पर क्या, एस ने क्या करा, एम का मोबाइल चोरी कर लिया, स्टोल मोबाइल फोन ऑफ मिस्टर एम एंड सोल्ड मोबाइल टू इनोसेंट बायर मिस्टर बी। अभी अपने घर पे फोन चला रहा था, क्राइम ब्रांच वाले ले गए उसको, बहुत मारा, बड़ी बेइज्जती हुई। पिछली क्लास में बेइज्जती बताई थी मैंने आपको। तो यार बताओ, एक छोटे से फ़ोन को क्या खरीद लिया तो ज़िंदगी जहन्नम बन गई, बेकार बन गई, नरक सी बन गई, पुलिस वाले रात भर मार रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर बी पे कितने राइट हैं? पहली बात में कोई दिक्कत। अब दूसरी बात कहता है सेल बाय सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है सर? सैंपल मतलब सेल बाय सैंपल। सैंपल का मतलब सिंपल कि भाई एक सेलर ने जो गुड्स सैंपल के तौर पर दिखाया है, बायर ये अज्यूम करता है कि बाकी का पूरा गुड्स भी वैसे ही, बाकी का गुड्स वैसे ही ना हो तो गुस्सा तो बहुत आएगा। तो गुस्से में 4 वही राइट। समझ में आ गई बात? इन केस व्हेन द बायर बाइज द गुड्स एज पर सैंपल ही अज्यूम दैट एंटायर गुड्स आर एज पर द, वो ऑलवेज अज्यूम करता है कि पूरा का पूरा गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है जी। अगला कह रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बेटे डिस्क्रिप्शन मतलब होता है डिटेल्स या गुड्स के फीचर्स। हम लोग कहते हैं फीचर्स, इसका कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी दूरी तक आवाज़ सुनाई देगी, यहाँ पर आप कितने भी चीज़ों को छुपा सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, जो भी फीचर्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के, वो मैं बता रहा हूँ। और आप लोग जब मोबाइल फ़ोन लेकर घर पे जाते हो तो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन आपका मोबाइल फ़ोन उस तरीके से नहीं चलता। तो आपके पास कितने अधिकार है? 4। तो डिटेल्स और फीचर्स ऑफ द गुड्स क्लेम बाय सेलर ऑफ द गुड्स। तो एग्जांपल है एज सोल्ड डबल रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल टू बी, लेटर बी फाउंड दैट ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ तिल ऑयल एज वेल एज मस्टर्ड ऑयल।
मैंने डबल रिफाइंड बोलकर बेचा और वो तिल और मस्टर्ड ऑयल का क्या था, मिक्सचर था। ये भी गलत बात है। जैसे राशन लेने जाओ, जब भी राशन लेते हैं गेहूं चावल ले लिया तो उसमें बहुत सारे पत्थर भी निकल जाते हैं। आए कभी दांतों में अटके हैं चावल वगैरह खाते वक्त, बड़ा मज़ा आता है ना उस आवाज़ को सुन, कुड़ुक, है ना जी। ऐसा ऐसा लगा ज़िंदगी ख़राब सी हो गई 4-5 सेकंड के लिए। मेरे तो अभी 3-4 दिन पहले ही आया था, तो कितना गुस्सा नहीं आया, खरीदने चावल गए और लेकर पत्थर आ रहे हो, ये क्या बात है। तो आपके पास अधिकार है कि आप अगेंस्ट में उसके जा सकते हो। बात समझ में आ रही है। चल नहीं रहा है एसी, गर्मी सी लग रही है। पंखा चालू कर दो भाई, लेकिन यार इसमें आवाज़ जाएगी। पीछे वाला चला दो, आंधियाँ थोड़ी आ रही है। आंधी नहीं आ रही, थोड़ी देर चला दो। कहते ना आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। सारी 2 ही चड्डी थी, दोनों उड़ गई। आ जाओ जी, तो गुस्से में ये बात भी कर दो। आ जाओ जी, आम आदमी का टेंशन है। आ जाओ जी। अगला कहते हैं सेल बाय, तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट हो गए। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सेल बाय तुझे क्या हो गया, इसको देखिए पागल हो गया है। तेरी वीडियो तेरे को कैसे पता है इसकी वीडियो? अच्छा। यस, ओके, प्लीज कम। तो अगला कह रहा है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अरे कुछ तो बहुत ही महा ठग होते हैं, वो सैंपल तो गलत दे ही रहे, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी गलत दे रहे। भाई एक बार क्या हुआ, मेरे साथ भी कांड हुआ है और बढ़िया वाला हुआ है वो, तो बताऊं तो क्या हुआ जी। ये बात है बहुत साल पुरानी, 12th क्लास, हम लोगों ने 12th क्लास के ना एग्ज़ाम दिए थे। हाँ 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 हाँ, अरे बताया वो आपको, वो तो सबको पता है ना ये। एक बार और बता दूँ शॉर्ट में। वो भैया क्या हुआ, मतलब कि हम सब पे ना, वो मेरे दोस्तों ने कुछ बोला कि चस्का चढ़ाया कि भाई एमबीए बनेंगे, एमबीए बनेंगे। तो एमबीए के लिए पहले करना पड़ता है बीबीए, सालों ने ये नहीं बताया था। अब जी बीबीए, तो हमने कुछ कॉलेजेस देखे बीबीए के, नॉलेज थी नहीं ज़्यादा, कुछ हमारे घर में भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज़्यादा पता नहीं था चीज़ों के बारे में। तो बीबीए के लिए फॉर्म निकल रहा था, कोई शायद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है कुछ पंजाबी बाग्स ब्रिटानिया के पास। तो जी उसका फॉर्म था 500 रुपये का, पहले फिजिकली फॉर्म आता था। उस फॉर्म को लेने के लिए मैं और मेरा दोस्त है बनिया है, वो मेरे साथ, हम दोनों गए। तो पापा से पैसे लिए, 500 रुपये वो ले लिए, 100-150 रुपये किराए के लिए, 10-20 मैंने चोरी कर लिए। ये भी बनता है ईमानदारी से थोड़ा बहुत, घर में ही है, घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। अब क्या हुआ, नेहरू प्लेस के हमारे घर से एक पहले बस जाती थी नेहरू प्लेस की, नेहरू प्लेस से मिलती थी बस 442 नंबर, आज भी चलती है। तो जी वो बस से हम उतर गए, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ा फ्लाईओवर पार करने के लिए। बस से उतरते एक बंदा आया, कह रहा भाई, वो बड़ा सभ्य सा लग रहा था, जैसे मैं सभ्य लगता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो सभ्य सा बंदा था, बिल्कुल नॉर्मल। तो उसने कहा कि भाई यार मेरे को कहीं जाना है, अर्जेंसी है, पैसों की ज़रूरत है। मेरा N73 मोबाइल फ़ोन है, तो बढ़िया भाई फ़ोन में कोई कमी नहीं। अच्छा, जैसे आजकल आईफोन 13 और 14 है, उस समय N73 हुआ करता था, मतलब टॉप लेवल का फ़ोन। मैंने कहा भाई कितने रुपए, कह रहा, मतलब उसने हज़ार बोले होंगे। मैंने कहा अपने पास तो 500 का नोट पड़ा हुआ, वो नोट की शक्ल आज तक याद है मुझे, ठीक है। वो नोट, मैंने कहा ये तो मेरे पास 500 रुपये हैं। कह रहा चलो कोई नहीं यार, मजबूरी है, ठीक है जी। भाई उसने 500 रुपये लिए, बस उसने बैग से एक पिन्नी सी निकालने के लिए मुझे वो किया और मुझे फ़ोन पकड़ाया और चला गया। अब मैं, मेरा बनिया आगे गया, मैं बनिया इधर आया, क्या फॉर्म कल ले जाएंगे, तू साले छोड़, फॉर्म छोड़, फ़ोन देख। कह रहा वाह फ़ोन ले लिया। मैं कहा N73,
अरे बड़ा महंगा था उस समय, 20-20 हज़ार का होगा। मैंने वो फ़ोन खोला, उस फ़ोन के अंदर अंदर पूरी चिकनी मिट्टी। मेरे बनिया पहले क्या करा, पहले उसने सड़क को साफ किया और फिर लेटा और फिर हंसा वो ताबड़तोड़ मेरे ऊपर। अब मैं देखूं उस बंदे को, वो कहाँ गया, वो गायब, वो नज़र ही नहीं आ रहा। मात्र 1 मिनट की बात थी, वो गायब ही हो गया वो आदमी। अगर ये तो धोखा हो गया, क्या ही करें। तो इसको कहते हैं बुरी तरीके से लगना, ऐसी की तैसी। मेरी शक्ल बनी बुरी सी, क्या ही करे भाई। तो ये धोखा मेरे साथ भी हुआ है। हाले ने सैंपल भी गलत दिया और डिस्क्रिप्शन भी गलत दी। कसम से मिलता तो कूटता बहुत मैं उसको, मार नहीं पाता, थोड़ा बड़ा था मुझसे, लेकिन कुछ तो कर ही लेते हैं। नहीं इसके अंदर क्यों? अच्छा वो चश्मा पहनता था, घुंघरारे बाल थे। इमेजिन करवा रहा है? आ जाओ जी। तो जी क्या करे, फिर थोड़ी बहुत लिपसिंग से काम चलाया और आगे बढ़ गए। ठीक है जी। अब जी ये कुछ लोग होते हैं बड़े कांडी होते हैं, वो सैंपल भी गलत दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन भी गलत दे रहे हैं। सैंपल तो दे ही रहे हैं गलत, साथ में डिस्क्रिप्शन भी गलत दे रहे हैं। तो कहीं से जाओ, कोई सामान लेकर आओ, खासकर बुध बाजार से ले, मंगल बाजार, बुध बाजार गए हो कभी? भाई साहब तुम्हें 100 रुपए की टी शर्ट बेच रहा होगा और खुल के चैलेंज के साथ बोलेगा, बेटे ये जो टी शर्ट जो तू खरीद रहा है ना, ये कोई कंपनी का नाम बताना, यूएसपी, ये यूएसपी की टी शर्ट है, ये तो मैं दे रहा हूँ 100 रुपये में, मेरे मतलब मेरे पास स्टॉक बहुत है और लिख के दे रहा हूँ भाई, ये अभी यूएसए से लेकर आया हूँ। कभी चले जाओ तुम बुध बाजार में, तुम्हें यही क्लेम कर रहे होंगे वो कि भाई रीबॉक की टी शर्ट है, हल्के में ले रहा है और अभी आई है सिंगापुर से, दिखा दूँ पर्ची, यकीन नहीं है? नहीं है, ठीक है ला जल्दी डीले कर 100 रुपये। वो ऐसे बेचते हैं सामान को, मतलब बंदे को इतना कॉन्फिडेंस में ले आते हैं, बंदा भी खुश हो जाता है। 100 रुपये में रीबॉक की बिल्कुल सिंगापुर की टी शर्ट लेकर आया है। अगले दिन जैसे ही उनने थोड़ी सी हंसी आई, हाथ ऊपर का, टी शर्ट शेयर बड़ी महफिल में अंग प्रदर्शन हो गया। तो ये बड़ा सिस्टम खराब हो जाता। तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, अच्छी दो। तो कुछ महाठग होते हैं तो वो सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों ही गलत देते हैं, तो बायर पे वही 4 अधिकार। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन that the bulk of goods shall correspond both with the sample as well as if the goods corresponded only with sample and not with the description or vice versa। जब आपने सैंपल और डिस्क्रिप्शन दिया है तो गुड्स मेरा दोनों, सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी दोनों के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यह एग्जाम्पल है, देखना बहुत अच्छा। राजा सोल्ड स्वीट्स टू रानी, ठीक है जी। रानी चेक द स्वीट्स, स्वीट समझते हो ना, गले से पानी उतर रहा है इसके, ठीक है जी। आगे बाय ईटिंग ए पार्ट ऑफ द स्वीट्स। अब किसी चीज को चेक करोगे तो क्या पूरा खा के चेक करोगे? 1 किलो रसगुल्ले, रुक जा, अच्छे हैं। ऐसे तो नहीं करोगे ना, कोई एक हिस्सा ही खाओगे। राजा ऑल्सो क्लेम दैट स्वीट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम केरला। अरे भाई ये केरला से आई हुई है, केरला का एक बहुत ही अच्छी मिठाई है, मैं उसका नाम भूल गया, अभी खाई है मैंने 5-6 दिन पहले। द बायर डिस्कवर्ड दैट स्वीट्स आर नॉट इम्पोर्टेड बट लोकली मेड, हियर इज द ब्रीच ऑफ। और यही मिठाई कहाँ बन रही थी, वो पिछली क्लास में तुम्हें बता दिया था मैंने। तो उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मुंह फिर वैसे हो जाएगा, ऐसे करने लग जाओगे, ठीक है? ओके नेक्स्ट, अगला पॉइंट है 5वां, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। तो बेटे मेरे ध्यान से सुनना, जब भी बात क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स की होती है तो यहाँ पर आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि जनरल कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि गुड्स की क्वालिटी और गुड्स का जो फिटनेस है, इसको चेक करने की जिम्मेदारी बायर की होती है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हैं KV8 एम्प्टर, KV8 एम्प्टर। इस पर आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता है एग्जाम में ना, पिछली बार भी आया था। लेट द बायर बिवेयर, मतलब बायर को खुद ही सावधान रहना चाहिए।
अब जैसे किसी के घर में, घर के बाहर बाइज्जत लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है, तो उसके घर में तुम्हें कैसे जाना चाहिए? तरीके से बैल बैल बजा के जाओ, अच्छे से जाओ, और आराम से तुम बिल्कुल दया की तरह जा रहे हो, जैसे सीआईडी का दया नहीं, लात मारी गेट पे, जैसी गेट पे लात मारी दोनों डॉबरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। कुत्तों का स्टाइल भी बड़ा गजब होता है, पहले धीरे भौंकते हैं, फिर थोड़ा तेज, फिर तेज, फिर ऐसे। और उन कुत्तों ने तुम्हारा कर दिया कांड। अब तुम उसके मालिक से बोल लो तेरे कुत्ते ने मुझे काट लिया, अब तू इलाज करवाएगा मालिक इलाज? बेटे वो बाहर बोर्ड नजर नहीं आ रहा था तुझे, कुत्तों से सावधान? वो कह रहा भाई मुझे लगा तेरी बात कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, केवीएट एंटर का मतलब लेट द बायर बिवेयर, मतलब बायर को खुद ही सावधान रहना पड़ेगा वाइल चूजिंग द गुड्स, वाइल चूजिंग द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। बायर को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। कोई समस्या? तो देखना यहाँ पर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स में जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन जनरली यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। द बायर हिमसेल्फ इंश्योर दैट गुड्स परचेज बाय हिम इज सुटेबल फॉर हिज पर्पज ऑफ यूज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केवीएट। इसको आप क्या कहते हो? केवीएट एम्पर। हाउ एवर, लेकिन अब मान लो बायर अपना पर्पज डिस्क्लोज कर चुका है, बायर ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे इस क्वालिटी का और ऐसा गुड्स चाहिए, और सेलर ने फिर भी गलत गुड्स डिलीवर्ड कर दिया, तो अब कौन लायबल होगा? सेलर, क्योंकि अब लेट द बायर बिवेयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। कह रहा हाउ एवर व्हेन द बायर डिस्क्लोज हिज पर्पस टू द सेलर देन सेलर विल बी लायबल फॉर द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। समझ में आ गया जी? कोई समस्या? अगली बात कहता है बेटे कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स। आपका जो ईटेबल गुड्स है वो प्योर और हाइजेनिक होना चाहिए। देखो आजकल आप लोग कितनी चीज़ें बाहर से खरीदते हो खाने पीने की, लेते हो या नहीं? अभी संडे को ही आपने पक्का बाहर से कुछ खाया होगा, संडे या किसी भी दिन को चल मोमोज खाने चले गए, वो रोल से आते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो खाने चले गए, मैगडी, केएफसी, वेंडीज, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ खाने चले गए। आपको क्या लगता है वो जो आप खा रहे हो वो प्योर हाइजेनिक होनी चाहिए या नहीं? 100%। और अगर वो प्योर और हाइजेनिक नहीं है, गलत बात है भाई। प्योर हाइजेनिक का होना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो ये कह रहा है गुड्स शुड बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। जो गुड्स है आपका वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रॉपरली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक बंदा है टिल्लू, ठीक है जी, हमारे इंडिया में ऐसे नाम होता है ना घरों में, लोग टिल्लू, कलुए हैं, रामू, ऐसे होते हैं नाम। तो टिल्लू ने क्या करा, एक बर्गर खरीदा मैगडी से खुशी खुशी, और टिल्लू के दोनों फ्रंट के दांत टूट गए बर्गर खाते वक्त, क्योंकि बर्गर में जो टिक्की वाला हिस्सा था वो टिक्की थी नहीं, क्या थी? पत्थर। इमेजिन करो तुम्हारे बर्गर में वो पत्थर हो बड़ा वाला, इमेजिन करो, कोई भी नहीं हंस पाएगा फिर उसके बाद क्लास के अंदर, कितना ही बड़ा जोक मार लो। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? सुटेबल फॉर द यूज ऑन द नॉर्मल कोर्स। जैसे मैं अवन लेकर आया हूँ, अवन क्या होता है? खाना गर्म करने वाला। आजकल अवन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बदल गया है, उसमें पिज़्ज़ा, सैंडविच और भी कुछ कुछ जो इजी वाली चीज़ें बन जाती है। भाई अवन बस यही काम नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है। अवन खाना गर्म नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है। तो कर क्या रहा भाई? अवन का मतलब क्या है? समझ रहे हो? अच्छा मोबाइल फ़ोन लेकर आए हो, बस फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, बाकी सब अच्छा। इस क्लास में पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब ठीक है। आते हैं मस्ती मारते हैं, कॉमेडी नाइट चल रहा है।
पढ़ना है ना भाई। अच्छा, पढ़ाई के दौरान थोड़ा बहुत तो चलता है, ये चलना भी चाहिए, हंसते हंसते पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे साथ में मैं कम करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा कंट्रोल में रहता हूँ। रहना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खुलते रहेंगे तो और बढ़ेंगे आगे। लेकिन मेन काम हमारा क्या है? पढ़ना। ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ ही होती हैं। मान लो पढ़ाई नहीं हो रही, बस बाकी सब हो रहा है, जो हम अपने दोस्तों के घर पे जाके करते हैं। घर से पढ़ने जाते हैं, दोस्तों क्या बोल के जाते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे होते हैं? सिवाय पढ़ाई के सब कुछ। हम 12th क्लास में हम 3 दोस्त हैं, वही एक तो वो बनिया और एक और मेरा दोस्त है, तो हम 3 के 3 बंदे। चौथा दोस्त है हमारा, संतोष नाम था उसका, सैंडी बोलते थे उसको। तो सैंडी के घर पे जाते थे रात को पढ़ने। हम गए लगभग 7 महीने रेगुलर। हमारे माँ बाप को पता नहीं चला कभी कि हम वहाँ पढ़ते नहीं थे। हमने स्टार्ट किया 12th क्लास में सितंबर से जाना। सितंबर से 1 महीने पहले कौन सा महीना होता है? अगस्त से जाना। हम जाते थे, उसके घर में कंप्यूटर लगा हुआ था, कंप्यूटर होते थे। भाई साहब, बॉलीवुड की ऐसी कोई पिक्चर नहीं होगी जो हमने देखी नहीं है। हमने थोक में पिक्चरें देखी है, 6-6 पिक्चरें, 7-7 पिक्चरें। हमारी आंखें काली, माँ बाप टेंशन में, भाई साहब देख बनाना शेक पिला रहे, मैंगो शेक, मेरा बच्चा पढ़ कर आया है। गालों की पप्पियाँ ले रहे, पब्लिक प्लेस में नाम हो चुका हम तीनों का, चारों का, चौथा उसका घर था, चारों का नाम था। इतना तगड़ा पढ़ते क्या ही बताएं। 3 के तो नंबर आएंगे 99, 97, इससे कम में बात ही नहीं करेंगे ये लोग। जो मांगे हम घर वालों से, कहीं बोले 200 रुपये दे दो, बाबा 251 मिलते थे, ले जाओ मेरे बच्चों पढ़ो। मेरे पापा खुल के पैसे देते थे। एक दिन रात को फिल्म देख रहे, बस एग्जाम आ ही चुका था, पोल तब खुली थी हमारी, आराम से बैठ के देख रहे तीनों। शोले पिक्चर चल रही थी, याद है आज मुझे। तो वही जो बेल्ट लेके नहीं घूम रहा होता पत्थर के ऊपर, शुगर के बच्चों वही सीन चल रहा था। इतने में जो सैंडी है उसके पापा पीछे खड़े बेल्ट लेके, वो भी मेरे सुअर के बच्चों दम जो कूटा भाई, रात को 2:30 बजे उसके घर से भागना पड़ा तो उस दिन पकड़े गए। लेकिन उससे पहले कोई माइका लाल ऐसा हो जो पकड़ के दिखा दे हम क्या करते थे वहाँ पर। चलो जी आ जाओ बस पढ़ने नहीं जाते थे, बाकी सब करते थे। तो हमें असल में क्या करना चाहिए? जिस काम के लिए हम कोई चीज़ लेकर आए हैं वो काम होना चाहिए या नहीं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ध्यान से सुनना। गनी भाई नाम सुना होगा तुमने, वांटेड भाई है। गनी भाई एक शॉपकीपर, उसने बेचा टीवी गोल्डी को, who purchased it in good faith. The set has some manufacturing defect. उस टीवी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और काम सही से नहीं कर रहा था। भाई रिपेयर भी हो गया, तब भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? अब वो टीवी अपने घर पे रखें? अरे यार, मेरा पर्पज है टीवी देखना, लेकिन टीवी तूने दे तो दिया, लेकिन वो टीवी चलना भी तो चाहिए। तो फिट फॉर द पर्पज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैमरा है सामने, कैमरा लगा पड़ा, ये कैमरा अगर मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा हमारी, तो फिर काम कैसे चलेगा? बस इसका मेन काम क्या है? अभी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छे लेवल का ये है, महंगा भी है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे मार्केट में आते हैं उनसे महंगा है। क्यों लिया हमने? ताकि ये हमें वही क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाए जो मार्केट की डिमांड है। लेकिन मान लो ये चली नहीं रहा, ये हमारी शक्ल है थोड़ी वो जो बिना कैमरे के दिखती है, वो भी नहीं दिख रही अब लगाने के बाद भी, तो क्या ये काम सही रहेगा? तो बोलते हैं मर्चेंटेबिलिटी। समझ में आ गया सर? तो ये हमारा कंडीशन पूरा हुआ। कैसा लगा? कंडीशन 7 नाम लिए मैंने, एक बार और बोल दूं। इम्प्लाइड कंडीशन सबसे पहले एज टू टाइटल, एज टू सैम्पल, एज टू डिस्क्रिप्शन, सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, और होलसमनेस और मर्चेंटेबिलिटी। सही है। अब करते हैं बेटे बात वारंटी की। तो वारंटी क्या होती है? वारंटी वही, सेलर ने बायर को स्टिपुलेशन दी, और वो स्टिपुलेशन जो सेलर बायर को दे रहा है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलेट्रल है। कोलेट्रल मतलब होता है सेकेंडरी, एसेंशियल नहीं है, और सेलर ने ब्रीच कर दी, और उसको बोलते क्या है? वारंटी।
और सेलर ने ब्रीच कर दी वारंटी, तो बायर पे कितने अधिकार? बायर पे एक अधिकार, तो बायर क्या करेगा? क्लेम फॉर डैमेज कर ले। बात समझ में आती है क्या? तो बेटे मेरे इम्प्लाइड वारंटी के बारे में भी जरा बता दूं, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहली इम्प्लाइड वारंटी, वारंटी भी दो टाइप की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस हम लोगों को जैसे कंडीशन नहीं पढ़ना, वैसे ही वारंटी भी। तो इम्प्लाइड वारंटी का पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स की पोजीशन है वो कैसी है? अनडिस्टर्ब। देखो ध्यान से, ये सेलर है, ये बायर है। ध्यान से सुनना, सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। सेलर की एक कार है जो कि सेल का एग्रीमेंट हुआ 5 लाख में। डिलीवरी डेट है 10 अप्रैल। यहाँ तक कोई दिक्कत? डिलीवरी डेट अपनी आ रही है कौन सी? 10 अप्रैल। अब क्या होता है सर, डिलीवरी डेट 10 अप्रैल की है, सेलर डिलीवरी डेट पर बायर को कार की पोजीशन नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो जो कार थी ना, उसके 3 को ओनर थे, ए, बी और सी। तो ये जो बी और सी है, बीसी कर रहे थे बार बार, समझ गए? कह रहे नहीं जी भाई, तू नहीं बेचेगा, तू नहीं बेचेगा, तू नहीं बेचेगा। ए बोला बेचने दे। तीनों भाई थे, कह रहे कार नहीं बिकेगी। यही बहस के अंदर 1 या 2 दिन कार लेट हो गई, और 1-2 दिन बाद आपस में ये सेटलमेंट हो गया। ये कार जो है डिलीवर्ड हुई किसको? एक बात बताओ, कार के अंदर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं, कार में कोई दिक्कत भी नहीं, ओनरशिप में भी कोई दिक्कत नहीं, बस कार की डिलीवरी लेट हुई है। अब बायर भी 2 दिन डिलीवरी लेट ले लेगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप लोग खुद ही सोच के देखो। जैसे शोरूम वाले ने बोला कि भाई 5 को डिलीवरी मिल जाएगी, मान लो वो डिलीवरी 7 को मिली, तो क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ा कुछ? कार में तो कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि जो गाड़ी की पोजीशन है वो अनडिस्टर्ब पोजीशन होनी चाहिए। बस डिस्टर्बेंस आ रही है किस चीज़ में? पोजीशन में। तो बायर के पास एक राइट है, अगर 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता भर गाड़ी डीले मिली है तो उसका वो क्या ले लेगा? बाकी कोई और काम। समझ में आ गई बात? ये पहला पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं पहले। तो इम्प्लाइड वारंटी कह रहा है वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द, अनडिस्टर्ब पोजीशन या क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। देखो यहाँ पर क्या है, रघुपति ने बाइक बेची राघव को, और राजा राम, सुना है कभी रघुपति राघव राजा राम? राजा राम जो है रघुपति का ब्रदर है, उसने कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया बाइक से रिलेटेड, और ये डिस्प्यूट की वजह से डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो राघव जो है वो डैमेज ले सकता है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ क्या है? वारंटी। बात समझ में आ गई? पहले में कोई दिक्कत? बेटे पहले पॉइंट में कोई दिक्कत? वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा पॉइंट, वारंटी हैज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। बेटे एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन। क्या होता है?
ठीक है जी। एनकम्ब्रेंस मतलब फाइनेंशियल बर्डन। अब क्या हुआ जी, किसी ए ने बी को अपनी मोटरसाइकिल दी सेल। ठीक है जी, ए ने बी को क्या बेचा, बाइक बेची। बी जो है वो बाइक लेकर थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर जाने को हुआ, अपनी मैडम बैठाई और चला गया। थोड़ा सा आगे गया, पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी, चाबी छीन ली। बड़ी बेइज्जती करते हैं ट्रैफिक वाले, और खासकर उस समय पे ज़्यादा करते हैं। तुम अकेले होगे तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे साथ में कोई हुआ तो वो अलग ही लेवल की बात करेंगे। अब पुलिस वाला कह रहा है कि भाई इस वाली मोटरसाइकिल पे आउटस्टैंडिंग मान लो रोड टैक्स है, ये भरो। बी कह रहा है यार अभी अभी तो बाइक खरीदी है मैंने 2.5 घंटे पहले, 2.5 घंटे में इतना टैक्स आ गया। कह रहा बेटे 2.5 घंटे का नहीं, पुराना है। तो ये टैक्स किसने भरना चाहिए था? और ए ने सेल तो कर दी लेकिन टैक्स नहीं भरा, तो बताया नहीं। एक बार बताओ, सिर्फ टैक्स ही तो भरना था, मोटरसाइकिल में तो कोई दिक्कत, सब कुछ ओके। तो फिर यहाँ पर बी जो है वो ए से मात्र क्या क्लेम कर लेगा? भाई फिर भी बी का नुकसान तो हुआ, बी को भरी दोपहरी रोक लिया, बेइज्जती कर दी, बी का टाइम खराब हुआ। यहाँ पर बी क्या करेगा? वो डैमेज क्लेम कर सकता है। देखो एग्जाम्पल, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस टू एनकम्ब्रेंसेस। फाइनेंशियल बर्डन बोलते हैं एनकम्ब्रेंसेस। तो एक बंदा है भूरा, सोल्ड इज कार टू, ठीक है जी, 4 रुपीज़ 2 लाख, एंड देयर वॉज आउटस्टैंडिंग रोड टैक्स ऑन द कार फॉर रुपीज़ 15,000 विच वॉज पेड बाय पप्पी। नाउ पप्पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम भूरा। समझ गए जी? अगला तीसरा पॉइंट है बेटे, तीसरी वारंटी, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो गुड्स का डेंजरस नेचर है उसको आप हमें क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। इस चीज की वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सिगरेट की पैकेट को देखा है कभी? नहीं देखा? बहुत शरीफ हो यहाँ पर, और जो छुप छुप के पनवाड़ी के पिछले खोखे में खोपचे में जो बैठते हो उसका क्या? नहीं सर, वहाँ पर हम मेंटोस खा रहे होते हैं, दिमाग की बत्ती जला रहे होते हैं। आ जाओ जी। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, इट कॉजेज। क्या लगता है आपको अगर उस पर नहीं लिखा होता तो हम सब सिगरेट पी रहे होते? क्लास में पढ़ाते कोई फूकते हुए मुंह पे धुआं मारी है, सर एक डाउट बता दो, है जी? ऐसे यहाँ चल रहा होता नहीं ना? हमें पहले से पता है जो सिगरेट स्मोकिंग जो नेचर है वो क्या है? खराब है, इंजूरियस टू हेल्थ है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके ऊपर क्या करना है? लिखा होता है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो आपको क्या करना है? कोई भी डेंजरस नेचर का गुड्स होगा तो उस पर लिख देना, और नहीं लिखा, किसी का नुकसान हो गया तो वो आपसे क्या क्लेम कर लेगा? अब मान लो कोई, मैंने किसी को, तुम में से कोई एक बंदा है, उसको मैंने अपना एक घोड़ा है, वो डेंजरस नेचर का घोड़ा, पगलेट है, जहाँ घोड़ी रहेगी वहीं परेशान हो जाता है, ठीक है, वो रास्ते बदल देता है, ठीक है जी। मैंने वो तुम्हें बेच दिया और तुम्हें मैंने उसके बारे में बताया नहीं। अब उस घोड़े को तुम रेस में लेके गए, घोड़ों की रेस देखी है? वहाँ लेके गए आराम से, तुम बिल्कुल बढ़िया से कपड़े देखे, रेस के कपड़े जो बंदे, टोपी सी होती है, लेदर की जैकेट होती है, आराम से रेस में घोड़े के ऊपर तुम बैठे और गोली चली, घोड़ा बिल्कुल इज्जत से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और उसको बाहर पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक चीयर कर रही है, और वैसे ही घोड़ा जो है वो परेशान हो गया, कुछ याद आ गया उसको, उसने सड़क छोड़ी जहाँ पर घोड़ा दौड़ रहा है, वो पब्लिक के ऊपर भागना चालू।
और घोड़े पे जो बैठा हुआ जो रेसर है जिसने घोड़ा खरीदा था, वो घोड़े की वो नहीं होती जिस पर टांग रखकर चढ़ते हैं, उसमें उसकी टांग फंसी हुई है और वो जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते घोड़े के साथ साथ इमेजिन करो वो चल रहा है, इमेजिन करो। तो यार यहाँ पर उस बंदे की क्या ही गलती, ये मेंटल घोड़ा जो तुमने दे दिया है, कम से कम बता तो देते। ये मेंटल पगलेट है, जहाँ मर्जी अपने रास्ते बदल लेता है, तो हम उसके हिसाब से काम करते। तो डैमेज क्लेम कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट वारंटी कह रहा, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स। आप लोग बोलोगे सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो पहले से पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? कंडीशन का ही 5वां पॉइंट है। यहाँ भी वारंटी, तो सर या तो कंडीशन बोल लो या अरे तो वारंटी बोलेंगे। इसके आगे एक लाइन लिख कर, एज पर यूसेज और कस्टम। कस्टम मतलब परंपरा, मतलब गुड्स की जो क्वालिटी और फिटनेस है वो आप जो आपकी परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग आप दोगे। जैसे हल्दीराम गए हो कभी, छोले भटूरे खाए हल्दीराम्स के, बहुत फेमस है। अब हल्दीराम के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से 4-5-6 दोस्त आए मेरे, मैंने कहा चलो तुम्हें हल्दीराम के छोले भटूरे खिलाऊंगा। उन्होंने भी कहा हल्दीराम, यस हल्दीराम, चल तुझे खिलाता हूँ छोले भटूरे हल्दीराम में। और ये हल्दीराम के छोले भटूरे खिलाने, लेकिन छोले भटूरे की क्वालिटी इतनी घटिया थी, हम सब बीमार हो गए। वैसे ही अंग्रेज लोग थोड़े जल्दी बीमार हो जाते हैं, हम इंडियन जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी बीमार हो जाते, बीमार हो गए वो, क्योंकि हल्दीराम के खाने की क्वालिटी में जो पहले फ़ायदा मज़ा था वो नहीं था। यानी कि आपकी परंपरा है, आप हमेशा से अच्छा खाना सर्व करते हो, तो आज आपने बुरा क्यों कर दिया? फिर आप इसके बदले में क्या दोगे हमें? डैमेज। समझ में आ रहा है? तो वारंटी कितने पॉइंट हो गए? वारंटी एज टू सबसे पहला अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, मतलब फाइनेंशियल बर्डन। नंबर 3, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। और नंबर 4, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स एज पर यूसेज और कस्टम। सही है? यहाँ पर देखो इसके वारंटी तीसरा पॉइंट कह रहा है, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ, क्या लिखा है, करण सोल्ड इज विक्ड हॉर्स टू अर्जुन। तो अर्जुन क्या कर सकता है क्लेम? डैमेज। अगला कह रहा है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स एज पर यूसेज। यूसेज मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन और रेगुलर फीचर। तो हल्दीराम ऑलवेज सेल टेस्टी छोले भटूरे, दिस इज हिज। Now buyer who buys chole bhature will assume that the chole bhature is fresh and tasty, and this is called warranty as to quality or fitness of the। समझ गए सर? एक लास्ट टॉपिक है हमारा, तो आप कहते हो केविएट एम्प्टर। क्या है बेटे टॉपिक का नाम? केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बेटे लेट द, मतलब कि बायर को खुद ही बिवेयर रहना पड़ेगा, खुद ही वाइल परचेजिंग और बाइंग द गुड्स, बायर को खुद ही क्या रहना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा। समझ गए बात को? इसको हम क्या कहते हैं? केविएट एम्प्टर। क्लियर है? लेकिन केविएट एम्प्टर कुछ जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता। जब बायर अपना पर्पस क्या कर दे, अब मैं इनोसेंट बायर हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई मुझे इस तरीके का सामान दे दे, तो अब जिम्मेदारी किसकी? सेलर की। या इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी, यहाँ पर बायर पे केविएट एम्प्टर, अबे हर जगह पे सेलर ही तो लाइबल हो रहा है, नहीं हो रहा? कंडीशन एज टू टाइटल, यहाँ हर जगह बायर एज्यूम कर रहा है ना, यहाँ की 7 बातों पर, यहाँ की 4 बातों पर बायर क्या कर रहा है?
तो जब एजम्पशन ले ही रहा हूँ तो बायर की काम, बायर लेट द बायर बीवेयर एप्लीकेबल, इस जगह पे कौन लाइबल हो रहा है? सेलर। इसके आगे हर जगह पर लेट द बायर बीवेयर होता है। सही है, समझ गए? ये देखो, हाँ बेटे, बेटे बताता हूँ। आप एक बायर हो, क्या आप मेरे पास आकर ये पूछोगे कि मेरे पास, जैसे मैं आपको मान लो ये लैपटॉप बेच रहा हूँ, मेरी दुकान है बहुत बड़ी, क्या आप मुझसे ये पूछोगे कि आप लैपटॉप चोरी का तो नहीं बेच रहे? मतलब केवीएट एम्प्टर आपने एप्लीकेबल, लेकिन फिर भी चोरी का हुआ तो लाइबल कौन होगा? हो गया ना, समझ गए? अब आगे बेटे, वही तो बता रहा हूँ कि इम्प्लाइड कंडीशन की 7 चीजें और इम्प्लाइड वारंटी की 4 चीजों पर केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पर सेलर लाइबल होगा, बायर लाइबल नहीं होगा। तो उसको तो छोड़ के बता रहा हूँ ना, उसके लिए तो लेट द बायर बीवेयर है ही। वहां पर एक बात और बताई थी कि बायर ने पर्पस डिस्क्लोज कर दिया, तो हम वही तो बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, आ जाओ जी। केवीएट एम्प्टर क्या कह रहा है? इट मीन्स लेट द बायर, it means while buying the goods the buyer must ensure that goods bought by him is suitable for his purpose or fitness, and if the buyer make wrong selection or decision he cannot blame the seller, simply the contract of sale will be valid। अगर गलत चीज चूज कर रहा है तो वो सेलर को ब्लेम। तो केवीएट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शन है। when the buyer disclose his purpose, when the goods sold are of condition, और क्या सेलर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और बायर उस पर भरोसा कर रहा है? सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी और बायर उस पर भरोसा, समझ रहे हो बात को? जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की, तो उन सारी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? सेलर को लाइबल ठहराया जाता है कोर्ट में अगर उसने गलत कुछ बोला हो तो, क्योंकि बायर तो उस पर भरोसा ही करेगा ना। तो समझ में आ रही है बात? जैसे आप ही लोग हो, आप लोग यहाँ भी आए होगे ऑफिस में पहली बार, तो रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा, तो क्या उस दिन सारी क्लास पढ़ ली थी? नहीं पढ़ी थी ना। तो आप लोग हमारे ऊपर बिलीव करके ही तो क्लास में बैठे ना, फीस देने के बाद। तो आपने हम पे बिलीव किया, गलती हमारी है आपकी? अरे यार, आपको बिलीव करना है, और अगर हम गलत तरीके से आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोग गलत हैं, आप गलत नहीं हो। एक तो आपने भरोसा किया हमारे ऊपर, ये तो हमारे को खुश होना चाहिए। आप लोग देखते ही हम पूरे दिन बिजी रहते हैं। हमारी क्लासेस में बैठने की उधर वाली क्लास होती है, पैक रहता पूरा। सुबह वाली आपकी भी देख रहे हो, पैक रहता पूरा। तो ये बिलीव ही तो बनाया है, बिलीव ही तो क्रिएट किया हुआ। और अगर ये बिलीव गलत होगा तो यहाँ पर मैं लाइबल होऊंगा, आप लोग लाइबल नहीं होंगे। तो समझ में आ रही है बात? तो फिर सेलर अगर कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो बायर पे केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं, वहां पर लाइबल बायर। सही है बेटे? तो ये आपका यूनिट नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो समय लगना था लॉ में वो लग चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत समय लेता है। अब आपका बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं, वो सारे हो जाएंगे। तो 2 यूनिट बचे हुए हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, तो करते हैं अगली 3 लेक्चर में, शायद 3 क्लासेस में, 3 तो नहीं 2.5 क्लास में जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है बेटे? वैसे मूड तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा क्लास का था, लेकिन यूनिट ख़त्म हो चुका है, तो फ्रेश 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। क्या हो गया? सबके सब बैग वैग लेके अब तैयार हो गए। चलो अगली क्लास में करें। थैंक यू, भेज दूंगा बेटा।